हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली चैप्टर नंबर चल रहा है 3 एंड हम हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे। फाइन। एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आज हम कुछ खास बातें करने वाले हैं, यानी कि कुछ इरेगुलरिटीज एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जिसका नाम है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फाइन, विल स्टार्ट विद दिस, दैट इज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फाइन। सो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी का देखो बेसिकली मतलब क्या होता है कि एक ही एटम में से आप इलेक्ट्रॉन्स निकालते जा रहे हो। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो फर्स्ट आयोनाइजेशन, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो सेकंड आयोनाइजेशन, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो थर्ड आयोनाइजेशन। तो इन चीजों को क्या बोलते हैं? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फाइन। जैसे बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, सपोज you have a metal M, आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो डेफिनेटली ये कौन सी स्टेट में चला जाएगा? M+1 स्टेट में चला जाएगा। अगर ये M+1 स्टेट में जा रहा है, इसका मतलब यहां जो एनर्जी लगी है उसे हम क्या बोलेंगे? IE1, आयोनाइजेशन नंबर 1। क्लियर? तो पहली आयोनाइजेशन लगाने पे जो मेटल है M वो किस में पहुंच गया है? M+1 में पहुंच गया है। क्लियर? देन M+1 पे अगर आपने आयोनाइजेशन 2 लगाया, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे जो आयोनाइजेशन लगेगा ना उसे सेकंड आयोनाइजेशन बोलेंगे। यहाँ पे जो आयोनाइजेशन लगेगा उसे सेकंड आयोनाइजेशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुका है, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुका है। तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या बन गया है? M+2 एंड एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, किसी के दिमाग में आ सकता है सर यहाँ तो दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी, ये M+2 है। अरे भाई, एक तो पहले से ही निकला हुआ है। 1 से 2 हुआ, कितना चेंज आया? 1 से 2 हुआ, कितना चेंज आया? एक का ही चेंज आया ना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, कोई दिक्कत। एंड सपोज M+2 पे आपने फिर से आयोनाइजेशन लगा दी है। क्लियर? इसका मतलब क्या है? अब एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया। फाइन। फर्स्ट आयोनाइजेशन यहां पे बेसिकली क्या है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहां पे क्या है? सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंड यहां पे क्या है? थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ आज के हमारे टॉपिक में हमें बेसिकली क्या समझना है कि इन तीनों का ऑर्डर क्या है, यानी कि आयोनाइजेशन नंबर 1 ज्यादा है, 2 ज्यादा है या 3 ज्यादा है। फाइन। तो एक बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लेंगे, दैट जैसे जैसे आयोनाइजेशन बढ़ता है, मतलब बेसिकली जैसे जैसे स्टेप बढ़ते हैं, आयोनाइजेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नो मैटर किसी का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बन रहा है, कोई महास्टेबल भी बन रहा होगा ना, तो भी यही ऑर्डर रहेगा। ये कभी नहीं बदल सकता, कभी भी नहीं। ये बात हमेशा याद रखनी है। आयोनाइजेशन 3 यानी कि किसी भी एटम में से, देखो ये बेसिकली हमने क्या किया है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, ये उसी मेटल में से सेकंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, ये उसी मेटल में से थर्ड इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है। तो याद रखिए, किसी भी मेटल में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना रिलेटिवली, अगर सपोज टफ भी है तो दूसरा उससे टफ है, तीसरा उससे टफ है, फोर्थ उससे टफ है। क्लियर? कोई दिक्कत? इसको मैं एग्जांपल लेके करा। सपोज एल्यूमिनियम IE1 लगा, या एल्यूमिनियम+1 बना और इलेक्ट्रॉन आ। फाइन। दिस इज एल्यूमिनियम+1, दिस इज एल्यूमिनियम+2, दिस इज एल्यूमिनियम+2
एंड दिस इज एल्यूमिनियम प्लस 3। फाइन, कोई दिक्कत? टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन आप इसको फाइन। फाइन, अब देखिए यहाँ एल्यूमिनियम को देखिए, इसके 13 प्रोटॉन्स हैं एंड 13 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। पर अगर हम एल्यूमिनियम प्लस को देखें, इसके 13 क्या है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 12। फाइन, यहां आ जाइए, 13 प्रोटॉन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स, यहां आ जाइए 13 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ और सिर्फ इसको भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ इन तीनों को देखिए, सिर्फ इन तीनों को देखो, लुक एट दीज 3 थिंग्स, आपके दिमाग में आंसर बन जाएगा। इन 3 चीजों को देखो। अरे तुम्हें कुछ नहीं देखना कौन स्टेबल बन रहा है, कौन क्या बन रहा है। अरे भाई बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, कोई एटम है तुम्हारे पास जिसमें 13 प्रोटॉन्स तो फिक्स है अंदर, जिसके अंदर 13 प्रोटॉन्स फिक्स हैं, ठीक है ना। पहले उसके 13 इलेक्ट्रॉन्स थे बाहर, फिर 12 रह गए, फिर 11 रह गए। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, कम। प्रोटॉन्स तो अंदर सेम है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स 13 थे, 12 रह गए, 11 रह गए। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज घटेगा। मतलब मैं कह सकता हूं यहां से यहां पहुंचते टाइम साइज घट गया। मानते हो ये बात? अरे प्रोटॉन्स फिक्स हैं, हम पढ़ चुके हैं रेडियस का ट्रेंड, प्रोटॉन्स फिक्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स 13 हैं, 12 हैं, 11 हैं। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं तो साइज हो रहा है कम। अब अगर साइज कम हो रहा है तो क्या आपका जोर ज्यादा नहीं लगेगा? अरे साइज कम हो गया, आज मैं मेरे और पास आ गया, अब आप किससे निकालोगे इसे? कैसे निकालोगे? आपका बहुत जोर लग जाएगा। अरे साइज जितना बड़ा होता है उतना इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, पर यहां तो क्या हो गया, साइज हो गया छोटा, छोटा होने से इलेक्ट्रॉन मेरे बिल्कुल पास आ गया, बिल्कुल न्यूक्लियस के पास आ गया, तो अब नहीं निकल सकता, होल्ड ही बढ़ गया है। अगर साइज छोटा हो गया है तो होल्ड ऑन इलेक्ट्रॉन ही बढ़ गया है, होल्ड बढ़ गया है तो आयनाइजेशन बढ़ेगा। इसका मतलब ये चीज आपको याद रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। फाइन, कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? अब इसी पे ना मैं एक क्वेश्चन लेके दिखाता हूं जो जनरली बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। फाइन, ये तो अब तक तो क्लियर है ना, बहुत ज्यादा सिंपल चीज थी। लाइक दिस इज 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, इन तीनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला हमने, ठीक है ना। बड़ा सिंपल सा फैक्ट है कि प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, जिसके कारण साइज कम हो रहा है, साइज कम होने से होल्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। सो ये ट्रेंड आना चाहिए। पर एक इक्वेशन बहुत ज्यादा जो तंग करता है, लेट्स हैव दैट क्वेश्चन। So the question is, compare the first and second ionization of sodium। ये काफी ज्यादा तंग करने वाला क्वेश्चन है, सोचने की बात है क्यों। लेट्स हैव इट। ऐसा क्या है इसमें भाई? सोडियम, सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बेसिकली है आयोनाइजेशन 1, ठीक है ना। एंड जब दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? फाइन। एंड हम थर्ड के साथ भी कंपेयर कर लेते हैं, बिकॉज थर्ड भी काफी ट्रिकी बन जाता है। फर्स्ट और सेकंड तो क्लियर हो ही जाता है, थर्ड आयोनाइजेशन भी क्लियर कर लेते हैं इसका, ठीक है ना, बिकॉज थर्ड के साथ भी ज्यादा डाउट बन जाता है। लेट्स हैव इट। ये Na+2 आयोनाइजेशन 3, Na+3 एड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब देखो
बड़ा सिंपल सा फैक्ट है यार, इस बंदे के पास 11 प्रोटॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस बंदे के पास 11 प्रोटॉन्स हैं एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड इस बंदे के पास 11 प्रोटॉन्स हैं पर 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फाइन। हमने बोला था IE3 ग्रेटर देन IE2 ग्रेटर देन IE1 होता है, इसको दिमाग में बिठा दो। अब पंगा कहां है इस क्वेश्चन में? पंगा कहां है इस क्वेश्चन में? पंगा ना सिर्फ यहां हो यार, ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है ना, 10 इलेक्ट्रॉन, याद आया कुछ? 10 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? नोबल गैस के। अरे बड़ा तगड़ा पंगा। 10 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? नोबल गैस के। यानी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत आसान है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत आसान है। एंड कई बच्चे सोचते हैं सर, देखो कई बच्चों के सोचने का तरीका बताता हूं। वो सोचते हैं कि लाइक सर दिस इज सोडियम क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज नियॉन क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन है, एंड दिस इज फ्लोरीन क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन है। उनके सोचने का तरीका बताता हूं। वो कहते हैं सर ये सोडियम है, ये नियॉन है, ये फ्लोरीन है। ठीक है ना? कैसे सोचते हैं? ये सोडियम है सर, ये नियॉन है, ये फ्लोरीन है। और सर हमने कल ऑर्डर में पढ़ा था कि देखो सोडियम तो आसानी से दे देता है, फ्लोरीन थोड़ा धक्का करने पे दे देगा, पर नियॉन इससे बहुत ज्यादा आना चाहिए। तो सर ये ऑर्डर बन गया IE2 ग्रेटर देन IE3 ग्रेटर देन IE1। तो सर गलत हो गया। ये सोचते हैं, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, हालांकि उनका सोचना गलत है, मैं बताता हूं अभी। पर आप गेट कर पा रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि सर दिस इज 11 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम है, ये 10 इलेक्ट्रॉन है, नियॉन है, एंड ये नॉन इलेक्ट्रॉन है तो फ्लोरीन है। और आपने बोला था एनी टाइप ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बहुत जबरदस्त हो जाता है, उसका आयोनाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो सर ये 10 वाला है, नियॉन इसका बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए। ठीक है ना? तो इसको हमने बहुत ज्यादा निकाल दिया। सर फ्लोरीन सोडियम से तो ज्यादा ही होता है क्योंकि फ्लोरीन जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देता, सोडियम फिर भी दे देता है। सोडियम का तो एक इलेक्ट्रॉन वैसे भी बाहर ही है, सोडियम का तो 281 है, ये वैसे भी एक इलेक्ट्रॉन देना ही चाहता है। चलो फ्लोरीन को हम मना लेंगे, नियॉन तो सर पक्का देगा नहीं जल्दी जल्दी, तो नियॉन सबसे ज्यादा आना चाहिए, फिर फ्लोरीन आना चाहिए, फिर सोडियम। अरे भाई क्यों इतना दिमाग पे प्रेशर लगा रहे हो? उसको थोड़ा सा विश्राम दो, थोड़ा सा विश्राम दो एंड सोचो, क्या ये नियॉन है? घंटा, ये 11 प्रोटॉन्स दिख रहे हैं, नियॉन थोड़ी है। और ये क्या है? फ्लोरीन है। 11 प्रोटॉन से फ्लोरीन बनेगा क्या? अरे यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट लगता है, 11 प्रोटॉन्स 11 प्रोटॉन्स 11 प्रोटॉन्स, सेम प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं। यहां कोई स्टेबिलिटी फंडा नहीं है। स्टेबिलिटी फंडा तब होता है अगर प्रोटॉन्स भी अलग अलग होते। अरे प्रोटॉन्स अलग होते तो स्टेबिलिटी फंडा लगाते भाई, यहां दिमाग नहीं लगाना है। प्रोटॉन्स सेम हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स का कम होना मतलब साइज का कम होना, साइज का कम होना मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल काम है। साइज का कम होना मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल काम है। और अगर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल काम है तो फिर आयनाइजेशन बढ़नी चाहिए। तो यहां भी कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा? IE3 ग्रेटर देन IE2 ग्रेटर देन IE1। अच्छा, इसमें एक्सेप्शन की बात करता हूं। इस पूरे कंसेप्ट में सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी में एक्सेप्शन बताता हूं कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है, कंपाउंड तो हो नहीं सकता, एलिमेंट है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें ये ऑर्डर फॉलो नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। देयर इज नन ऑफ द एलिमेंट जिसमें ये रूल गलत हो जाएगा। फाइन, तो कोई एक्सेप्शन नहीं है भाई जिसमें ये रूल गलत हो जाए। फाइन, पर डेफिनेटली आयनाइजेशन में बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन में नहीं है, याद रखना। आयनाइजेशन में बहुत है। आयनाइजेशन में तो हमने कल भी करा था, वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा हो गया, बताओ, कह रहा है मैं हाफ स्टेबल हूं। बेरिलियम बोरोन से ज्यादा हो गया, वो कह रहा है मेरा सबशेल पूरा भरा हुआ है। क्या उसमें बहुत एक्सेप्शंस हैं, एंड उसी में से कुछ एक्सेप्शंस को हम डील करके देखते हैं। लेट्स हैव इट द इरेगुलरिटीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेट्स हैव इट।
Fine. Before going to the irregularities, I have a question on successive ionization enthalpy. बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। The first, second, third and fourth चार ionization enthalpies दी हुई हैं आपको. That is 8.4, 25.15, 37.92 and 256.13. आपसे पूछा एलिमेंट बताओ. अरे वाह, चार आयनाइजेशन एंथैल्पीज बताइए और एलिमेंट पूछ लिया, ठीक है ना। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज रिकॉग्नाइज करनी होती है, कहां एक मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्या ये एक मेजर डिफरेंस है? क्या ये एक मेजर डिफरेंस है? क्या ये एक मेजर डिफरेंस है? अब मेजर डिफरेंस कैसे देखोगे? सीएस मतलब कॉमन सेंस। फाइन, तो कॉमन सेंस है, हम ढूंढेंगे कि कहां बड़ा डिफरेंस है, एंड डेफिनेटली हमें पता चल रहा है बड़ा डिफरेंस यहां पे। यानी कि कहने का मतलब क्या है, पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा, तीसरा भी निकल जाएगा, पर चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत मेहनत लगेगी भाई। इसका मतलब क्या है कि पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, दूसरा निकल जाएगा, तीसरा निकल जाएगा, पर जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा ना, तब बहुत मेहनत लगेगी। इसका मतलब जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, वो नोबल गैस में से निकालना होगा या एक स्टेबल बंदे में से निकालना होगा। क्लियर? देखो, पहला कम है वैल्यू, दूसरा कम है, तीसरा कम है, फोर्थ एकदम से काफी बढ़ गया, इसका मतलब है फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल काम है। एंड अच्छा, एक बात तो क्लियर है ना, देखो हर आयनाइजेशन बढ़ रही है, क्योंकि मैंने बोला था सक्सेसिव आयनाइजेशन हमेशा बढ़ती हैं, ठीक है ना। पर जहां एक बड़ा जंप देखने को मिला, इसका मतलब वहां नोबल गैस आ गई होगी, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, चौथा नहीं, जल्दी नहीं निकलेगा, निकल तो खैर जाएगा ही, जब दी हुई एनर्जी तो निकल तो जाएगा ही, पर फोर्थ बहुत मुशक्कत के बाद निकलेगा। क्लियर? तो हम देखते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, इसका होता है 282, इसका होता है 283 एंड इसका होता है 284। यानी कि तीन इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यही कहा ना, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, चौथा नहीं निकलेगा, 3 निकल जाएंगे, मतलब ये आंसर। अरे जिसके बाहर है ही 3, क्योंकि जब ये 3 निकल गए तब ये क्या बन जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। टू कॉमा, जब ये निकल जाएगा तब ये क्या बन जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन 2,8। फोर्थ बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब हमें नोबल गैस में से निकालना है, ठीक है ना। असंभव तो देखो कुछ नहीं है, एनर्जी दी हुई निकलेगा तो सही। फाइन, तो ऐसे केसेस में सिर्फ क्या देखते हैं, हमेशा ये देखते हैं कहां बड़ा जंप है, ठीक है ना। हमेशा यही बात देखते हैं कहां बड़ा जंप है। अगर तीसरे के बाद बड़ा जंप है तो देख लीजिए बस किसके बाहर 3 इलेक्ट्रॉन, अगर दूसरे के बाद बड़ा जंप है तो देख लीजिए बाहर किसके 2 इलेक्ट्रॉन है। सपोज ये बीच में नहीं होता, तो पहला, दूसरा, फिर ये तीसरा बहुत बड़ा हो जाता, तो फिर आंसर क्या होता, फिर आंसर मैग्नीशियम होता। फिर आंसर क्या होता, सपोज ये नहीं होता, फिर आंसर क्या होता, मैग्नीशियम होता। क्यों? क्योंकि पहला निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरा निकलने में बहुत जोर लग गया, तो आंसर ये होता। बड़ा सिंपल सा फंडा है, कहां एकदम से जंप मिला, बस उससे पहले गिनती कर लो कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, और उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जितने इनके बाहर वाले शेल में होंगे। फाइन, तो एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग आंसर करिएगा। लेट्स हैव, सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन, ठीक है ना। बेसिकली 3 आयनाइजेशंस यहां पे दी हुई हैं, 737, 1045 एंड 7733, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए कहीं बड़ा जंप है या नहीं है, तो फिर कैसे सॉल्व करना, आपके पास 4 ऑप्शन है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। क्लियर? तो यू नीड टू राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, एंड हम करने लगे हैं इररेगुलरिटी, हम करने वाले हैं इररेगुलरिटी। मार्क द क्वेश्चन एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, the element can be what, sodium, magnesium, aluminum, silicon. Quick, write down in the comment section. Now move करते हैं irregularities in the ionization enthalpies. Fine.
आई जस्ट वांट टू डिस्कस 1 और 2 इरेगुलरिटीज जिसको आप फिर अपने आप बाद में सोचिएगा कि किस किस चीजों पे लगाया जा सकता है, ठीक है ना। देखो एक तो इरेगुलरिटी हम कल ही बात कर चुके हैं, दैट इज केस नंबर 1 इज लिथियम से बेरिलियम बड़ा है, बेरिलियम बड़ा है बोरोन से, बोरोन से कार्बन बड़ा है, कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बड़ा है, फ्लोरीन एंड देन नियॉन। ये एक बहुत तगड़ी इरेगुलरिटी है जिसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं जिसको हम कल सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। सेकेंड इरेगुलरिटी जो मैं बेसिकली डिस्कस करना चाहता हूं, देखो इसका रीजन क्या बन गया था, इसका तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रीजन था, फाइन। इसका रीजन तो बेसिकली क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फाइन। कि भाई ये जो बंदा है वो रिलेटिवली बोरोन से ज्यादा स्टेबल है एंड नाइट्रोजन जो है वो रिलेटिवली ऑक्सीजन से ज्यादा स्टेबल है, क्लियर। पर केस नंबर 2 यहां मैं बात करना चाहता हूं बेसिकली द कंपैरिजन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड गैलियम, फाइन। द कंपैरिजन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड गैलियम, फाइन। इसको बनाने के लिए मैं थोड़ा सा यार सिस्टम ड्रॉ कर लूं अपना, फाइन। सारा कुछ लिखेंगे, दिस इज एल्यूमिनियम, दिस इज गैलियम, फाइन। एंड गैलियम क्या है, डी आता है, बस इतनी चीज दिखानी है, फाइन। एक बात पक्का पता है कि अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं जैसे सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, जब भी हम ऊपर से नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो होल्ड ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन घटता है, और अगर होल्ड घटता है तो फिर आयोनाइजेशन, तो उसके हिसाब से, इस हिसाब से देयरफॉर क्या आना चाहिए, एल्यूमिनियम गैलियम से बड़ा आना चाहिए, बिकॉज नीचे जाते हुए आयोनाइजेशन घटती है, नीचे जाते हुए साइज बढ़ता है, फाइन। साइज बढ़ता है तो होल्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन घटता है, देखिए साइज बढ़ेगा तो अन्य में से बहुत दूर हो जाएगा यार, फाइन। तो अन्य बहुत दूर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर हो जाएगा, तो वो बाहर निकालना बहुत आसान है, तो बहुत आसान है तो आयोनाइजेशन क्या आएगी, कम आएगी, इजंट इट। अब बड़ा सिंपल सा फंडा है, उसके हिसाब से एल्यूमिनियम ज्यादा आना चाहिए गैलियम से। पर आप सोचिए ये एक ऐसी चीज है जिसका लफड़ा हो गया था, क्या लफड़ा हो गया था कि इसके सामने डी कॉन्ट्रैक्शन आ गया था। डी कॉन्ट्रैक्शन क्या था, एक्स्ट्रा 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन्स, जिसने खींच के एल्यूमिनियम को क्या कर दिया बड़ा एंड गैलियम को क्या कर दिया था छोटा। देखो एल्यूमिनियम तो जो है ना रहना है वही रहना है, पर गैलियम के बिल्कुल आगे डी आने के कारण गैलियम क्या हो गया था, पिछक गया था, याद है। बिकॉज 10 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने का ज्यादा इफेक्ट किसको पड़ा, ज्यादा प्रोटॉन्स का इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से इतना इफेक्ट नहीं पड़ा जितना 10 प्रोटॉन्स बढ़ने से पड़ गया, 10 प्रोटॉन्स ने उसे पिचका दिया, एंड 10 प्रोटॉन्स ने अगर उसे पिचका दिया तो अल्टीमेटली गैलियम हो गया था छोटा, याद है। अगर साइज में एल्यूमिनियम गैलियम से बड़ा है, ठीक है ना, या फिर कई बार किसी किसी किताब में ऐसा भी लिखा होता है कि साइज में एल्यूमिनियम गैलियम के बराबर है, चलो मान लिया, दोनों टर्म्स मान लेते हैं, ठीक है ना। वैसे तो मेरे को पता है एग्जैक्टली दिस इज 143, दिस इज 135, तो ये बड़ा है, पर कई की किताबें लिखती हैं कि चलो टेक इट एज अ कंपैरेटिवली इक्वल, चलो मान लिया इक्वल ले लिया, ठीक है ना। फिर भी इसके पास 13 प्रोटॉन्स हैं, इसके पास 31 है, आयोनाइजेशन किसका दबा आएगा, जब दो लोगों का साइज बराबर है, दो लोगों का साइज बराबर है, पर यहां खींचने वाली पावर 31 है और यहां खींचने वाली पावर 13 है, क्या लगता है कब इलेक्ट्रॉन छीनना आसान, बराबर ले लो, बड़े में तो साफ साफ दिख रहा है, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि आयोनाइजेशन किसका दावा आएगा, गैलियम का। क्यों, दो फंडे हेल्प कर रहे हैं, एक तो गैलियम है छोटा और दूसरी बात गैलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, यहां तो दोनों बातें हेल्प कर रही हैं, यहां तो दोनों बातें ही हेल्प कर रही हैं। एक तो गैलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, एक तो गैलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, दूसरी बात
गैलियम का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ये रहा 13 और ये आया 31। या तो दोनों चीजों ने हेल्प कर दी। चलो मान लो साइज का ये फंडा नहीं भी लेते, कई बुक्स के हिसाब से कंपैरेटिवली इक्वल ले लेते हैं, साइज इनका कंपैरेटिवली इक्वल है। अरे फिर भी तो सोचो, दो चीजों का साइज इक्वल है, पर यहाँ 31 पावर है, यहाँ 13 पावर है, यहाँ ज्यादा खींचा हुआ होगा ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन छीनना क्या है मुश्किल, तो यहाँ भी क्या आएगा, एल्यूमिनियम लेस देन। फाइन, तो ये लफड़ा कहां पड़ा, ये लफड़ा पड़ा डी कॉन्ट्रैक्शन के कारण। अरे डी कॉन्ट्रैक्शन ने हमारे साइजिस में इरेगुलरिटी ला दी थी। अगर साइज में इरेगुलरिटी आ गई थी तो यार साइज तो आयोनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई चीज है, अगर साइज में गड़बड़ है तो आयोनाइजेशन में भी तो गड़बड़ आएगी ना भाई, ठीक है ना। अरे जब पहले दौर पे ही गड़बड़ हो गई तो आखिरी दौर तक गड़बड़ ही चलेगी ना, इजंट इट। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, डी कॉन्ट्रैक्शन ने साइज में गड़बड़ ला दी थी इनके ऑर्डर के, इनका जो ऑर्डर था वो साइज का बदल गया था डी कॉन्ट्रैक्शन के कारण। अब अगर साइज बदल गया था तो साइज और आयोनाइजेशन जुड़ी हुई चीजें, बड़ा साइज छोटी आयोनाइजेशन, छोटा साइज बड़ी आयोनाइजेशन, तो जब जुड़ी हुई चीजें हैं तो आयोनाइजेशन में भी रेगुलरिटी आनी चाहिए। चलो फिर आप एक बात बताओ, यहां पे भी एक फंडा था यार है कुछ, जिरकोनियम हाफनियम का, तो आप मेरे को बताइए जिरकोनियम वर्सेस हाफनियम में, आराम से सोच के बताना, जिरकोनियम वर्सेस हाफनियम में किसका आयोनाइजेशन ज्यादा आना चाहिए, एंड जिसका भी आयोनाइजेशन तुम्हारे अकॉर्डिंग जिरकोनियम और हाफनियम, यहाँ क्या था वैसे, हिंट दे देता हूं, यहाँ क्या था, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन था। तो जिरकोनियम और हाफनियम में जिसका भी आयोनाइजेशन ज्यादा हुआ, काइंडली कमेंट द आंसर। सो बेसिकली दो क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं, एक तो सक्सेसिव के ऊपर दे रखा है जिरकोनियम वर्सेस हाफनियम में किसका आयोनाइजेशन ग्रेटर है, क्लियर, कोई दिक्कत, फाइन। हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे अगला पीरियोडिक ट्रेंड। तो आपको ध्यान रखना है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसी चीजों का, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी जैसी चीजों का, एंड ये जो साइज की इरेगुलरिटीज हैं इनके कारण आए हुए गड़बड़्स का। फाइन, हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, टिल देन बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए मैं आपके साथ हूं।